सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे सम्राट अकबर के बारे में। अकबर को सम्राट क्यों कहा जाता है, क्या क्या तकनीकियाँ थी अकबर ने, क्या क्या अपने भारत को दिया है, उसने क्या क्या कमियां कर दी थी, अकबर का इतिहास किस प्रकार से है, क्या कौन कौन सी उसने लड़ाई लड़ी थी, सब पे आज हम लोग संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। पहले वीडियो की जो है हुमायूं के बारे में बताया गया है। प्लेलिस्ट आप जाकर के देखेंगे। जो भी विद्यार्थी नए हमारे चैनल से जुड़े हैं वो हमारे चैनल को देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथियों चलिए पढ़ाते हैं आपको अकबर के बारे में। ध्यान देंगे साथियों, अकबर का जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। अकबर का जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम हुमायूं था। तो अकबर के पिता हुमायूं थे। हुमायूं का शासनकाल आपको साथियों प्लेलिस्ट में बताया गया, अवेलेबल है। तो ध्यान देंगे, हुमायूं का जो शादी हुआ था हमीदा बानो बेगम के साथ हुआ था। इन्हीं हमीदा बानो बेगम से क्या होता है, अकबर का जन्म होता है। करेक्ट, मतलब अकबर की जो माता रहती है हमीदा बानो बेगम रहती है। साथियों होता क्या है, अकबर का जो जन्म होता है अमरकोट के पास, अमरकोट एक जगह सिंध प्रांत में पड़ता है। तो वही अमरकोट में क्या होता है, सिंध क्षेत्र में अकबर का जन्म होता है। वहां एक राजा रहते हैं, राजा राणा बीरसाल। राणा बीरसाल के यहाँ क्या होता है, अकबर का जन्म राणा बीरसाल के महल में होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि अकबर का जन्म किसके महल में हुआ, तो आप बताएंगे राणा बीरसाल के महल में हुआ था। साथियों ध्यान देंगे, अकबर का जो बचपन बीता था, जैसा कि आपको बताया गया कि जो हुमायूं का शासनकाल था वो काफी गिरता पड़ता रहा। हुमायूं का जो जीवन था काफी अस्त व्यस्त था। हुमायूं का जीवन कुछ अच्छा नहीं था। तो बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध जब हुमायूं लड़ लिए थे तो हुमायूं के पास से शासन सत्ता चला गया था, इसलिए हुमायूं के पास अपना राज्य नहीं था। यही कारण था कि जो हुमायूं अकबर का बचपन था वो हुमायूं के राज्य शासन में नहीं बीता था, बल्कि जो अकबर का जो बचपन बीता था साथियों, वो अकबर का बचपन बीता था उनके चाचा अक्सरी और कमरान। अक्सरी और कमरान हुमायूं के दो भाई थे और उन्हीं के यहाँ अक्सरी और कमरान के यहाँ अकबर का बचपन बीता था। साथियों होता क्या है, 1552 ईस्वी में क्या होता है, 9 वर्ष की अवस्था में अकबर को गजनी का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। किसके संरक्षण में, एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है मुनीम खां। मुनीम खां नामक एक व्यक्ति रहते हैं। मुनीम खां के संरक्षण में गजनी का गवर्नर नियुक्त किया जाता है अकबर को। तब अकबर की अवस्था मात्र 9 वर्ष की होती है। मात्र 9 वर्ष की अवस्था में गजनी के गवर्नर अकबर को नियुक्त कर दिया जाता है। और क्या होता है, सन 1555 ईस्वी में इनको लाहौर का भी गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। अकबर को सन 1555 ईस्वी में लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, 14 फरवरी 1556 ईस्वी को, जैसा कि आपको बताया गया है कि अकबर क्या किए थे, अकबर के जो पिता थे हुमायूं ने क्या किया था, एक बार 1555 ईस्वी में फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, पंजाब वाले क्षेत्र को हरा करके। तो ध्यान देंगे 1555 में एक बार फिर से क्या हुआ था, हुमायूं राजा बन गए थे। और साथियों हुआ क्या था, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। दीन पनाह के भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से हुमायूं गिर करके मर जाते हैं। यही कारण होता है कि दिल्ली का जो राजपाट होता है एक बार फिर से अकबर को मिल जाता है। तो साथियों होता क्या है, 14 फरवरी 1556 को कलानौर पंजाब के पास क्या होता है, अकबर का राज्याभिषेक किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अकबर का जो राज्याभिषेक किया गया था 1556 में कालानौर के पास पंजाब क्षेत्र में किया गया था। हाँ साथियों हुआ क्या था, मजेदार बात यह कि अकबर को क्या था, उस समय कोई विशेष जानकारी नहीं थी, मात्र इनकी अवस्था लगभग 13 वर्ष की थी। तब क्या हुआ था, इनको क्या हुआ था, बैरम खान नाम के एक व्यक्ति थे जिनका क्या हुआ था, संरक्षण प्राप्त हुआ था। कहने का मतलब जो राजपाट था, राजपाट अकबर राजा थे लेकिन पूरे राजपाट की जो जिम्मेदारी और निगरानी रखते थे अकबर नहीं रखते थे, उनके जो संरक्षण थे बैरम खां रखते थे। जो भी राज्य में कहां पे क्या करना है, कैसे राजपाट को चलाना है, संपूर्ण जो देखरेख करते थे, संपूर्ण देखरेख कौन करते थे, बैरम खां करते थे। अकबर साथियों केवल तब नाम मात्र के राजा थे, केवल ऐसा माना जाता था कि अकबर राजा है। लोगों को क्या होता था, अकबर के नाम से ही भय होने लगा था। साथियों होता क्या था, सन 5 नवंबर 1556 ईस्वी में क्या होता है,
इतिहास का एक प्रमुख युद्ध लड़ा जाता है जिसे कहा जाता है पानीपत का युद्ध। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध इसे कहा जाता है। पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा जाता है वो अकबर और हेमू के बीच लड़ा जाता है। साथियों वैसे तो 1556 ईस्वी में अकबर बहुत छोटे रहते हैं और अकबर जो रहते हैं इस युद्ध में हिस्सा तो फिलहाल नाम मात्र का केवल लगता है कि अकबर हिस्सा लिए हैं, लेकिन जो युद्ध होता है वो बैरम खां के द्वारा लड़ा जाता है। पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा जाता है वो बैरम खां के द्वारा लड़ा जाता है और जो युद्ध होता है पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और बैरम खां के बीच लड़ा जाता है। लेकिन माना जाता है कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ है अकबर और हेमू के बीच हुआ है। साथियों ऐसा क्यों माना जाता है, जबकि युद्ध में अकबर केवल नाम मात्र के थे। युद्ध लड़ा गया था बैरम खां के द्वारा। साथियों राजा अकबर रहते हैं, यही कारण होता है बैरम खां को ज्यादा उपलब्धि नहीं दी जाती है, क्योंकि राजा का नाम अकबर रहता है, इसलिए युद्ध की जो विशेषता दी जाती है अकबर को दिया जाता है। साथियों तो होता क्या है, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है और पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच ऐसा माना जाता है। और जब इस युद्ध में क्या होता है, हेमू की पराजय हो जाती है और बैरम खां की जीत हो जाती है। कहने का मतलब इसे अकबर की जीत मानी जाती है। साथियों तो अगर प्रश्न पूछ ले पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो अकबर और हेमू के बीच माना जाता है। किसकी विजय हुई, अकबर की विजय मानी जाती है। इसके बाद साथियों क्या होता है, बैरम खां क्या करते हैं, मक्का जाते हैं, मक्का का दौरा करते हैं और वही मक्का जब यात्रा करने जाते हैं तो एक जगह पड़ता है पाटन। साथियों पड़ता है पाटन नामक एक जगह पड़ता है, वहीं पर एक धूर्त व्यक्ति रहते हैं मुबारक खां। मुबारक खां क्या करते हैं, पाटन नामक जगह पर मक्का यात्रा के दौरान बैरम खां की हत्या कर देते हैं, जिससे क्या होता है अकबर के ऊपर से बैरम खां की छत्र छाया समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है। साथियों तो क्या होता है, मुबारक खां नामक जो व्यक्ति रहते हैं मक्का यात्रा के दौरान पाटन नामक जगह पर बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, मार देते हैं। बैरम खां जो होते हैं मुबारक खां क्या करते हैं, बैरम खां की हत्या कर देते हैं। तो साथियों होता क्या है, ऐसे कंडीशन में अभी क्या रहता है, अकबर के पास ज्यादा जानकारी वैसे विशेष नहीं रहती है। तो फिर क्या होता है, जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है ऐसे कंडीशन में उनको संरक्षण की फिर से जरूरत पड़ती है और वो संरक्षण मिलता है उनकी माता महम बेगम से। अकबर की द्वितीय माता रहती है, सौतेली माता रहती है माता महम बेगम। तो होता क्या है, 1560 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक लगभग 2 वर्षों तक क्या किया था, अकबर को संरक्षण उनकी सौतेली माता महम बेगम ने दिया था। साथियों वास्तव में माता महम बेगम का जो शासन माना जाता है एक स्त्री का शासनकाल है, इसलिए कुछ विद्वान लोग इसको पेटीकोट की संज्ञा देते हैं। साथियों अगर प्रश्न पूछ ले अकबर के शासनकाल के किस शासनकाल को, किस समय काल को पेटीकोट की संज्ञा माना जाता है, तो सन 1560 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक ये 2 वर्ष का जो शासनकाल था वो उनकी माता महम बेगम के संरक्षण में था। इसी कारण क्या होता है, माता महम बेगम के संरक्षण काल को माना जाता है पेटीकोट का शासनकाल। पॉइंट है समझ में। साथियों होता क्या है, अकबर ने क्या किया था, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी और इस धर्म को अपनाने वाले लगभग ये मुस्लिम धर्म से संबंधित था, लेकिन इस धर्म को अपनाया था एक हिंदू ने। सबसे पहले एक हिंदू थे, वो हिंदू कौन थे, उनका नाम था महेश दास। महेश दास को साथियों आप लोग जानते होंगे, बीरबल के नाम से जानते होंगे। तो बीरबल का वास्तविक नाम बीरबल नहीं, बीरबल का नाम महेश दास वास्तव में था। ठीक है, लेकिन होता क्या, इनका महेश दास का नाम बीरबल रख दिया था बाद में, जब ये अकबर के दरबार में रहने लगते हैं, काफी कविप्रिय और हास्यप्रिय थे, तो अकबर इनको हमेशा क्या कहते हैं, कविप्रिय कहकर के बुलाया करते थे। इनको बीरबल कहकर फिलहाल नहीं बुलाते थे। कारण क्या था, इनको कविप्रिय की संज्ञा दे दी गई थी। अगर प्रश्न पूछ ले कि अकबर के किस नवरत्न को कविप्रिय की संज्ञा दिया जाता है, तो वो कौन है, साथियों वो है महेश दास। कहने का मतलब बीरबल, बीरबल को कविप्रिय की संज्ञा दिया जाता है। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। कितने रत्न रहते थे, 9 रत्न रहते थे। उन 9 रत्नों में से एक रत्न थे बीरबल और एक और रत्न थे जिनका नाम था अबुल फजल। इसके बाद थानसेन, तमाम प्रकार के 9 व्यक्तियों का समूह था जिनको अकबर नवरत्न खा करके पुकारा करते थे। साथियों होता क्या है, अकबर के ही दरबार में 3 चित्रकार रहते थे। वैसे तो चित्रकार बहुत थे अकबर के शासनकाल में, चित्रकार और लेखक। अकबर के शासनकाल में चित्रकार और लेखकों के जो है भरमार थी। साथियों इसीलिए अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर का शासनकाल जब तक रहता है तब तक अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल साथियों कहा जाता है। फिलहाल अकबर की जो भाषा थी वो हिंदी नहीं थी। साथियों
अकबर की जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले अकबर के शासनकाल की प्रमुख भाषा क्या थी, तो अकबर के शासनकाल की प्रमुख भाषा फारसी थी। पॉइंट है समझ में? अकबर के शासनकाल की भाषा क्या थी? फारसी थी। लेकिन अकबर के शासनकाल में हिंदी में कई रचनाएं लिखी गई। इसी यही कारण है कि अकबर के शासनकाल को हिंदी का स्वर्णकाल माना जाता। क्या माना जाता है? स्वर्णकाल माना जाता है। साथियों, हुआ क्या था, एक व्यक्ति थे अबुल समद, दसावन और बसावन। ये तीन ऐसे व्यक्ति थे जो अकबर के दरबार के चित्रकार थे। उन चित्रकारों में सबसे प्रमुख हैं अब्दुल समद। अब्दुल समद जो थे वो अकबर के शासनकाल के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है, पॉइंट ध्यान देंगे। अकबर के ही शासनकाल में एक गायक रहते थे जिनका नाम था तानसेन। तानसेन का नाम सुनेंगे। इनको संगीत में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। ये संगीत को जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बनाया है वो तानसेन ने बनाया है। तानसेन का जन्म साथियों उत्तर प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, तो तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। तानसेन क्या थे? गीतकार थे, संगीतकार थे। साथियों ध्यान देंगे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल रचनाएं लिखा करते थे। अबुल फजल की जो प्रमुख रचना मानी थी अकबरनामा नाम मानी जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अकबरनामा की रचना किसने की, तो अकबरनामा की रचना किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। इस अकबरनामा में अकबर के इतिहास की गौरव गाथा लिखी गई है। साथियों ध्यान देंगे, अकबर ने क्या कराया था? महाभारत और रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। तो महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया था अकबर के द्वारा, वो रजमनामा नाम से करवाया गया है। तो महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के शासनकाल में हुआ, रजमनामा नाम से हुआ है। अच्छा, फारसी भाषा में सर अनुवाद करने वाले कौन थे? जो महाभारत है, महाभारत तो वास्तव में हिंदी में लिखी गई है, लेकिन महाभारत को जो है रजमनामा नाम से फारसी भाषा में किन लोगों ने लिखा था? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नकीब खान। नकीब खान नाम के व्यक्ति थे। अब्दुल कादिर बदायनी नाम के एक व्यक्ति थे और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शेख सुल्तान। इन तीनों लोगों ने मिलकर के क्या किया था? महाभारत को फारसी भाषा में लिख डाला था। साथियों ध्यान देंगे, अकबर के द्वारा बनवाए गए प्रमुख इमारतें, पहला इमारत है हुमायूं का किला, हुमायूं का मकबरा। साथियों, तो हुमायूं भाई क्या है? हुमायूं अकबर के पिता थे। हुमायूं जब अकबर के पिता थे तो उनका मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर के द्वारा। तो हुमायूं का मकबरा जो है अकबर ने बनवाया। अच्छा सर, हुमायूं का मकबरा कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा पड़ता है। इसके बाद आगरा का किला उन्होंने बनवाया, फिर जहांगीरी महल बनवाया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। साथियों, जोधाबाई महल का निर्माण करवाया अकबर ने। पंचमहल का निर्माण कराया, बीरबल महल का निर्माण करवाया, खास महल का निर्माण कराया। साथियों, अकबर ने गुजरात में विजय प्राप्त की थी और गुजरात में विजय प्राप्त करने की खुशी में अकबर ने क्या किया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। साथियों, अगर प्रश्न पूछे कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया? अकबर ने करवाया। साथियों, होता क्या है, 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को इनको भयंकर रोग हो जाता है, जिस रोग का नाम है अतिसार रोग। और इस अतिसार रोग के कारण पीड़ित हो जाते हैं अकबर, और इसी रोग के कारण अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। साथियों, इसके बाद अकबर का शासनकाल समाप्त हो जाता है। अकबर के पुत्र रहते जिनका नाम रहता है जहांगीर। इसके बाद जहांगीर का शासनकाल प्रारंभ हो जाता है। जहांगीर शासनकाल साथियों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करेंगे। साथियों, जय हिंद। साथियों, वीडियो देखने के धन्यवाद आप लोग।